हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है 3D ज्योमेट्री। ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो वेक्टर के बाद अब हम 3D के जो कंसेप्ट हैं वो सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा, पहले बिल्कुल आसान आसान सी चीजें है ना, जैसे हमने 2D में करा था, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह निकाला था, विभाजन सूत्र देखा था, वही सब हम 3D में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। ठीक है, तो अगर हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट मैं फटाफट फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे 2D में होता है, बस इसमें एक z कोऑर्डिनेट जो है ना, वो और एक्स्ट्रा आ जाता है, x2 y2 z2। ये दूसरे बिंदु जो है उसका निर्देशांक है। तो जो ये दूरी होगी d, ये किसके बराबर होगी बेटा, अंडर रूट वर्गमूल होगा किसका, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर। ठीक है ना, इसको आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं आपसे बोलता है d सदिश क्या है, ए बी सदिश मतलब ये d सदिश है, तो क्या ये x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस, है ना, z2 माइनस z1 k कैप होता है। तो ये जो d दूरी है ये क्या इस सदिश का परिमाण होता है, और इस सदिश का जो परिमाण है बेटा, यही वाला फॉर्मूला आता कि नहीं आता बताओ, है ना। एक सदिश का जो परिमाण है वो यही फॉर्मूला आता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है ना, तो इससे भी आप चाहो तो ये जो दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी देख सकते हो। ठीक है ना। अच्छा बेटा, इसके बाद हम देखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या होता है बेटा, विभाजन सूत्र में हमें दो पॉइंट जो है पहले से दे रखे हैं, अंतः विभाजन कर रहे हैं हम पहले मैं बता रहा हूं आपको अंतः विभाजन। ठीक है, तो इसमें हमें ए पॉइंट जो है वो दे रखा है x1 y1 z1, और एक बी पॉइंट दे रखा है x2 y2 z2, और एक पी पॉइंट है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। और पी जो है यदि हमें ये दे रखा है कि AP अपॉन PB का जो अनुपात है वो m:n का है, m:n। अच्छा, m:n का मतलब ये लंबाई AP m नहीं है, ये लंबाई m लैम्डा के बराबर है ना, ये m लैम्डा और ये कुछ n लैम्डा के बराबर जो है ये दूरी। तो हमें P के निर्देशांक निकालने हैं। कैसे करते हैं बेटा, m इधर वाले से गुणा होगा, n जो है इधर वाले निर्देशांक से गुणा होगा। तो जो P का x कोऑर्डिनेट है क्या, उसके कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होंगे, y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होंगे। सही बात है। और z कोऑर्डिनेट जो होगा बेटा वो क्या होगा, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो बेटा बिल्कुल जैसे 2D में था वैसे 3D में, बस वहां सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट्स के साथ होता था, या एक और z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने पहला करा है ये है बेटा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन मतलब जो P बिंदु है वो AB को जोड़ने वाली रेखाखंड के बीच में, है ना, उन दोनों के मध्य कहीं स्थित है। अच्छा, दूसरा होता है बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन, है ना, बाह्य विभाजन। अच्छा, बाह्य विभाजन में क्या होता है बेटा, बाह्य विभाजन में देखो बिंदु तो दो यही वाले दे रखे हैं हमको, ये A और B। अब इनको जोड़ने वाली रेखाखंड के बाहर कहीं, उसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा कहीं Q पॉइंट है ना, ये हमें पता है, x1 y1 z1 A पता है, B पता है, x2 y2 z2, और Q के निर्देशांक हमें निकालने हैं। और हमें क्या दे रखा है, यदि हमें यह दे रखा है कि AQ अपॉन BQ का जो अनुपात है वो m:n का है, मतलब A से लेके Q तक ये m लैम्डा है और B से लेके Q तक ये n लैम्डा है। ठीक है बेटा, तो वैसे तो आपको पता है फॉर्मूले में सीधा, ये फॉर्मूले में बीच में माइनस माइनस आ जाता है बस,
कभी भी कंफ्यूजन हो बेटा तो आप इसको अंतः विभाजन में भी तोड़ सकते हो। ये m लैम्डा और ये n लैम्डा लंबाई है, तो ये जो बची हुई लंबाई होगी कितनी हो जाएगी भाई, ये m माइनस n लैम्डा। तो जो b बिंदु है वो तो a और q के मध्य स्थित है ना, तो b अंतः विभाजित करेगा a और q को किस अनुपात में, m माइनस n इज टू n। तो आप यही वाला फॉर्मूला लगा के फिर भी q के कोऑर्डिनेट तक पहुंचोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, m गुणा होगा x2 से माइनस एन x1 अपॉन m माइनस n। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आएगा my2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस n, और z आएगा mz2 माइनस एन z1 mz1 अपॉन m माइनस n। ठीक है बेटा, तो ये अपन को अंतः और बाह्य विभाजन सूत्र जो है पता रहना चाहिए, फिर जिसके साथ दो बिंदुओं की दूरी जो है उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें अंतः और बाह्य विभाजन में बेटा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेसिकली फॉर्मूला तो नहीं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आप लिख लो, नोट डाल के लिख सकते हो उसको। उसे कहते हैं हरात्मक माध्य। हो सकता है आपने 2D में सुना हो और नहीं सुना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट लिखकर एक नोट डाल के लिखो बेटा, यदि A व B बिंदुओं को, यदि A व B बिंदुओं को P व Q क्रमशः m/n के अनुपात में अंतः व बाह्य विभाजित करते हैं। ठीक है ना, क्या हो रहा है, दो बिंदु फिक्स है, ए और बी निश्चित बिंदु है। अब उन दोनों बिंदुओं को P पॉइंट तो अंतः विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में, m/n, और Q पॉइंट जो है उन्हीं A और B को बाह्य विभाजित कर रहा है, अनुपात समान है m/n का। ये जरूरी है, ये ध्यान रखना है ना, अंतः और बाह्य अनुपात दोनों का समान। तब P व Q एक दूसरे के हरात्मक संयुग्मी इंग्लिश में कहते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है ना, नाम है हार्मोनिक, तो यार इसे HP मतलब ठीक है, होता है, ले लेना, अपन को प्रूफ की जरूरत नहीं, नाम से याद रखो, हरात्मक संयुग्मी हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने ये नोट लिखवाए। कई बार क्या होता है, हमें दो बिंदु दे देते हैं A और B और कहते हैं P पॉइंट निकालो जो उसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, निकाल लेते हैं, वह उसका हरात्मक संयुग्मी भी निकालो, सिर्फ इतना सा वर्ड लिख देते हैं। अब अगर हरात्मक संयुग्मी याद नहीं रहेगा ना तो बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए याद रहना जरूरी है बेटा। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो हमें देखना है बेटा वो है दिक्कोज्य, डायरेक्शन कोसाइंस। यहां से अब 3D का जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, वेक्टर से रिलेटेड, वो सब शुरू होने वाली हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। दिक्कोज्य में इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक पहले जरा डायग्राम बना ले 3D के अंदर। ठीक है ना, तो वो डायग्राम कुछ ऐसे बनाते हैं। ध्यान से बना बेटा, है ना, मैं बना रहा हूं डायग्राम तुम्हारे लिए। y यहाँ x, आप भी साथ साथ बनाते जाए, ये z, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ये है मूल बिंदु 0 0 0। ठीक है बेटा, अच्छा, इसको मैं A पॉइंट बोल देता हूं। ठीक है, ये है इसके निर्देशांक x अक्ष पर है A1, 0, 0 ले ले।
सॉरी ले लेते हैं ये बी पॉइंट 0 कॉमा A2 कॉमा 0 और जेड पर सी पॉइंट ले लेते हैं 0 कॉमा 0 कॉमा A3। ठीक है। अच्छा अब मैं बाकी जो पॉइंट्स है उनके भी निर्देशांक निकालना चाहता हूँ। ये मान लो सी पॉइंट है, ठीक है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। ठीक है, चलो एक एक करके सबके निर्देशांक बताओ। सी पॉइंट, सी कौन से समतल में बेटा? एक्स वाई समतल में। तो एक्स समतल में जब होगा, एक्स समतल के कारण उसका निर्देशांक A1, वाई समतल में A2 और जेड में है ही नहीं वो, तो जेड निर्देशांक 0। ऐसी जो डी है ये वाई जेड प्लेन में है बेटा, है ना, वाई जेड प्लेन में है, तो क्या 0 A2 A3 पॉइंट हो जाएगा इसके। ई जो है वो एक्स जेड समतल में है, तो A1 0 A3 और एफ जो होगा इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे भाई, A1 A2 A3। ठीक है क्या? अच्छा अब ये एक सदिश है, देखो ध्यान से, है ना, ये O से F को ज्वाइन किया, ये एक सदिश आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है ये ध्यान से, ऐसे दिशा में ये ले लेते हैं, ये एक सदिश है। तो बेटा इस सदिश का, किसी भी सदिश का जो उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा से कोण बनता है, इसको मैं अल्फा ले लेता हूं। समझ में आया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस सदिश तो आपको समझना होगा, जैसे आप कमरे में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो आप ऐसे समझ जाओ कि ये एक्स अक्ष है, ऊपर जो जा रही है वो वाई अक्ष है और ये जो सामने ऐसे जा रही है जेड अक्ष है। तो इस कोने से कमरे का जो सामने वाला कोना है उसको ज्वाइन किया तो एक ऐसे सदिश आया टेढ़ा। ठीक है ना, और ये एक्स अक्ष थी, तो इस सदिश का एक्स अक्ष के साथ ये जो ऐसे कोण बन रहा है ये अल्फा कोण है। ठीक है, वाई अक्ष के साथ ये जो कोण बन रहा है ये बीटा कोण है और इसका जेड अक्ष के साथ, पॉजिटिव जेड अक्ष की दिशा का जो कोण बन रहा है ये गामा कोण। ठीक है, तो ये कोण अल्फा बीटा गामा हमने मान लिया। ठीक है, अब ये जो बेटा अल्फा बीटा गामा है ना, इनको बोलते हैं दिक् कोण। कोण है ये ना, अल्फा बीटा गामा, इनको क्या बोलते हैं बेटा? दिक् कोण। ठीक है, अच्छा अब मैं निकालना चाहता हूं इन दिक् कोण के कॉस की वैल्यू, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है उसे बोलते हैं दिक् कोज्या। दिक् कोण की जो कोसाइन के वैल्यूज आएंगी वो दिक् कोज्या कहलाती है। ठीक है, तो अब दिक् कोज्या जो है ये कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो इसको समझने के लिए अगर हमें कॉस अल्फा का मान निकालना है, ठीक है, कॉस अल्फा कैसे निकलेगा बेटा ये देखते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं ये जो कोण था पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा के साथ बन रहा था इसका, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये जो है। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। ये लंबाई जो है ये A1 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा और ये वाली जो लंबाई है ये लंबाई किसके बराबर बेटा? ये A3 के बराबर है Z पे। अच्छा तो अगर मैं O से E को ज्वाइन करूं, O से E को ज्वाइन करूं तो ये कितना होगा बता सकते हो? भाई ये जो होगा ये भाई ये 90 डिग्री पर है ना बेटा। अब ये 3D में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये A1 ये A3, तो ये जो ये कर्ण हो गया बेटा उस त्रिभुज का, तो ये कर्ण हो गया, तो क्या इसकी लंबाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर के बराबर होगी बेटा। अच्छा और ये जो है ये सिर्फ हम कहां से, Z प्लेन से, XZ प्लेन से, XZ समतल से सीधा ऊपर उठ गए Y में, तो ये जो लंबाई होगी ये A2 के बराबर होगी। अब ये A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर है और ये A2 है, तो ये जो OF आएगा, OF की लंबाई कितनी होगी बेटा? OF की लंबाई ये फिर से भाई ये देखो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है, समझ में आना चाहिए। इस बिंदु से इसी समतल में, नीचे वाला जो समतल है XZ समतल है, मूल बिंदु से अब समतल के हम विकर्ण पे चले गए, जो ये नीचे आयत बन रहा है ओरिजिन से इसके नीचे सामने वाले बिंदु पे चले गए जो कि E था, है ना, तो ये तो आ रहा है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और उससे E से सीधा ऊपर गए तो वो F बिंदु था, वो A2 के बराबर था। तो उधर से लेकर इधर तक ये भी जो ऐसे इस विकर्ण और ये जो डायगोनल आ रही है
इसके साथ ये जो त्रिभुज बना ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, तो ये वाली जो लंबाई होगी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा, तो कितना होगा बेटा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सही बात है, ये भी हमें लंबाई पता चल गई। अच्छा तो बेटा अब हमें अगर कॉस अल्फा निकालना है तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी कॉस अल्फा वो कितना होगा बेटा, वो हो जाएगा आधार अपॉन जो विकर्ण होगा है ना उस त्रिभुज का, तो कितना होगा बेटा a1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सही बात है क्या। अच्छा और इसको क्या मैं a1 अपॉन a सदिश का परिमाण लिख सकता हूं। अब आप बोलेंगे a सदिश क्या है सर, तो ये जो OF वेक्टर है ना इसको मैंने a सदिश मान लिया बेटा। a सदिश मतलब ये कितना हो गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है बेटा, तो ये इसका परिमाण हो गया। ऐसे ही जब आप कॉस बीटा निकालोगे तो कॉस बीटा किसके बराबर आएगा बेटा, वो a2 अपॉन a वेक्टर का परिमाण आएगा, और जो कॉस गामा आएगा वो a3 अपॉन a वेक्टर का परिमाण आएगा। तो ये जो लिखते हैं ना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनको क्या बोलते हैं बेटा, ये कहलाती हैं दिक् कोज्याएं। ठीक है, ये याद रखना है बेटा। अच्छा और ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं एक तरीके से जैसे यूनिट वेक्टर नहीं होता बेटा, यूनिट वेक्टर, अरे ये कहां से हटा दी, इसको फिर से लिख देता हूं। ये कौन सा पॉइंट था भाई, डी पॉइंट था ना, ये डी पॉइंट था। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है 0, a2, a3। ठीक है, हाँ तो अगर ये जो कॉस अल्फा होता है ना इसको हम L से सब लिखते हैं 3D में, कॉस बीटा जो होता है इसे हम M लिखते हैं, और जो कॉस गामा होता है इसे हम M लिखते हैं। तो अगर मैं आपसे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान पूछूं तो क्या आप L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान बता सकते हो कितना आ रहा है बेटा। L स्क्वायर कितना होगा a1 स्क्वायर अपॉन a का परिमाण होगा ना, a1 स्क्वायर अपॉन a का परिमाण प्लस a2 स्क्वायर अपॉन a वेक्टर का परिमाण प्लस a3 स्क्वायर अपॉन a सदिश के परिमाण का वर्ग। तो क्या ये 1 के बराबर हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और a वेक्टर के परिमाण का वर्ग भी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखें L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो होता है, ये जो द्विक कोज्या होती है इनके वर्ग का योग जो होता है किसी भी सदिश के लिए वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा a कैप अगर लिखना है आपको, a कैप मतलब क्या होता है बेटा, a कैप मतलब क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश हमें लिखना है। अच्छा तो इकाई सदिश कैसे लिखेंगे, इकाई सदिश क्या होता है बेटा, a वेक्टर को अपन को उसके परिमाण से भाग दे देना पड़ता है। तो क्या मैं इसको L i कैप प्लस M j कैप प्लस N k कैप लिख सकता हूं। सोच के देखो L किसके बराबर था बेटा, L किसके बराबर था, a1 को उसके परिमाण से हमने इस वेक्टर को a वेक्टर उसके परिमाण से भाग दे दिया, तो a1 अपॉन a का मैग्नीट्यूड, a2 अपॉन a का मैग्नीट्यूड, a3 अपॉन a का मैग्नीट्यूड, उसकी जगह मैं LM N भी लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की क्या वैल्यू आएगी, जहां साइन स्क्वायर भाई अल्फा बीटा गामा क्या है, ये द्विकोणीय है ना, अगर ये द्विकोण है तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी भाई, मैं इनको लिख लूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अभी बताया उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मान कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात, बहुत सिंपल है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्म में लिखो। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा का मान बताओ, तो कैसे लिखोगे बेटा, इसको लिख लूंगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, 2 कॉमन लूंगा तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 आएगा, तो टोटल इसका मान कितना हो जाएगा बेटा -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर एक और चीज लिख सकते हो, ये भी समझने की बात है, यदि कोई भी OF वेक्टर जो है के दिक् कोण अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, तब FO वेक्टर के दिक् कोण
अब मैंने क्या किया बेटा, उस वेक्टर की दिशा पलट दी बिल्कुल। ये ओ एफ वेक्टर था, ये एफ ओ वेक्टर था। तो अब एफ ओ वेक्टर आप सोचो तो ये वेक्टर ऐसे जा रहा होगा, तो अगर ये एक्स अक्ष के साथ अल्फा बना रहा था तो इसका जो सामने ऐसे जा रहा होगा, ये एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाएगा बेटा, बचा हुआ कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो उसके दिक कोण जो होंगे वो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा हो जाए। ठीक है भाई, तो ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है कि दिक कोण क्या होते हैं। तो कोई भी सदिश जो पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ कोण बनाता है वो अल्फा एंगल लिखते हैं हम उसे, जो पॉजिटिव वाई एक्स की दिशा है तो उसे बीटा, और जो पॉजिटिव जेड एक्स की एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है उसे गामा लिखते हैं। और इनके जो कॉस होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वो द्विक कोज्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है वो मैंने लिख दी। ए1 क्या था, ए1 क्या था भाई, ए1 जो था वो उस वेक्टर का एक्स एक्सिस पर प्रक्षेपण था, ऐसा मान लो प्रक्षेपण था, या उसका उसके ऊपर कंपोनेंट था। कि जैसे हम ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो ए आई कैप में उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू थी, लेंथ की वैल्यू, वो ए के बराबर थी, है ना। वाई पे उसकी वैल्यू a2 थी, और जेड पे उसकी वैल्यू जो थी, उसकी जो प्रक्षेपण था वो a3 था। तो उससे हम द्विक कोज्या निकाल लेते हैं, और द्विक कोज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से, है ना। उससे हम ये सारी चीजें जो है लिख सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो है बिल्कुल इनका हमें अच्छे से ज्ञान रहना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, जो अभी तक हमने पढ़ा बिल्कुल बेसिक एक आध क्वेश्चन हम इस पे बेस जो है करते हैं सॉल्व। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा आप लोग, है ना। मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन, या चलो मैं लिख ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पी बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करें। पी बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करें जिसके लिए ओपी वेक्टर एक सदिश है जिसका कॉस अल्फा बराबर 1/2। ठीक है, ओ जो है वो ओपी है ना, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है ओ, और अल्फा जो है वो दिक कोण है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया भाई अल्फा कौन सा एंगल है। तो हमें बिंदु पद, अच्छा बिंदु पद का क्या मतलब होता है बेटा, उसके एक्स वाई जेड के अंदर जो है सही रिश्ता जो है हमें फाइंड करना है। तो पी को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स वाई जेड पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा कॉस अल्फा दे रखा है, मतलब एल की वैल्यू दे रखी है, एल इक्वल टू 1/2। हमने फॉर्मूला देखा था बेटा, कॉस अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, उस पी बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन उस वेक्टर का। अच्छा ओपी वेक्टर क्या होगा, चलो ये बताओ, ओ ओरिजिन है ना, तो क्या ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। तो अब मैं उससे द्विकोज्या लिख रहा हूँ, कौन सी वाली, अल्फा वाली, कॉस अल्फा वाली, है ना। तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान 1/2 दे रखा है बेटा। तो बस हम इसी को वर्क करके सही रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मैं अगर वर्क करूं तो 4x स्क्वायर बराबर अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या 3x स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो ये कौन सा फिगर होता है इसकी आपको जरूरत नहीं है, वैसे ये बनेगा कोण बनेगा बेटा, कोण 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 होता है ना, इस टाइप से। प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं, और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए, या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। तो इधर इसके ऊपर या इसके ऊपर जब भी कोई पॉइंट चलेगा तो उसका जो एंगल है, अब ये एक्स अक्ष के ऊपर कोण बना है ऐसे, तो वो जब भी पॉइंट चलेगा तो उसकी जो द्विकोज्या आएगी, कौन सी वाली, कॉस अल्फा वाली, वो हमेशा 1/2 आएगी। इस प्रकार से ये पॉइंट चलता है, पी बिंदु इस पे रहता है। पर इस टाइप की चीजें आपसे पूछी नहीं आएगी जेई में, कोण वोन का जो
जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो पर अपन को बिंदु पद कैसे निकालना है वो बेसिक से अपन को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये आंसर आएगा इसका। चलिए अगला एक क्वेश्चन और लिखें। प्रश्न नंबर 2 खुद करना भाई, सॉल्व है ना, वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को एक बार खुद करने की कोशिश जरूर करना। ये वाला अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या दे रखा है। एक इकाई सदिश ज्ञात करें जिसके लिए L बराबर 1/2 या n बराबर 1/2 है, ठीक है ना। उसकी दो द्विकुज्या दे रखी है, कॉस अल्फा और कॉस बीटा। अच्छा, अब कॉस अल्फा और कॉस बीटा दे रखा है, मैंने आपको बताया था इकाई सदिश, कोई भी इकाई सदिश को लिखना है तो क्या वो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है भाई। तो एल और एम तो दे रखे हैं, एन और निकालना है। तो एन निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद आया, भी हमने नोट में लिखा था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का योग हमेशा 1 होता है। एल स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। एन स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। तो यहाँ से एन का मान क्या आ गया बेटा, प्लस माइनस 1/√2। अच्छा, जैसे ही हमारे पास एन का मान प्लस माइनस 1/√2 आ गया तो क्या मैं वो ए वेक्टर बता सकता हूँ? एक नहीं, इनफैक्ट वो कितने सदिश हैं, 2 सदिश हैं। कौन कौन से? 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस माइनस 1/√2 के कैप। तो हमारे पास ऐसे 2 इकाई सदिश आ रहे हैं जिसके लिए ये दोनों कंडीशन जो दे रखी है उसको सत्य मानते हुए जब हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो ऐसे 2 सदिश हमारे को मिल गए। ठीक है भाई, चलिए। तो ये तो 2 एकदम बेसिक मैंने आपको ऐसी समझाने के हिसाब से क्वेश्चंस करा दिए। अब जो हम अगली हेडिंग देखेंगे द्विकोज्या पढ़ने के बाद, वो है दिक् अनुपात। अब हम इसको और थोड़ा सा जनरल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे हम, उसे क्या कहते हैं, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, क्या होते हैं भाई डायरेक्शन रेशियो, जरा ये देखें। तो बेटा यदि कोई भी एक वेक्टर, लेट से वी वेक्टर को हमने लिखा है ए आई कैप प्लस A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है ना। ए वेक्टर ही मान लो इसे। ए वेक्टर को हमने लिखा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो बेटा यहाँ पर जो A1 A2 A3 है, A1 है आई कैप का गुणांक, A2 है जे कैप का गुणांक और A3 है के कैप का गुणांक। मतलब x अक्ष की दिशा में उसका जो प्रक्षेपण है वो A1 के बराबर था, y की दिशा में A2 था और k कैप की मतलब z की दिशा में उसका प्रक्षेपण सदिश का A3 के बराबर था। तो यहाँ जो A1 A2 A3 होते हैं ना बेटा, इन्हीं को हम दिक् अनुपात बोलते हैं। A1 A2 और A3 इस सदिश के दिक् अनुपात यही होते हैं। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? अगर मैं आपसे दिक्कोज्याएं पूछता तो दिक्कोज्याएं के लिए क्या करना होता है, मैंने बताया था इकाई सदिश से याद रखो। उस सदिश को जब आप उसके परिमाण से भाग दे दोगे तो जब A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर करते हैं तो वो तो उसकी दिक्कोज्याएं बन जाएगी। और जो डायरेक्ट एज इट इज लिखा हुआ है ये दिक् अनुपात कहलाते हैं। तो इसका मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि A1 अपॉन L इज इक्वल टू A2 अपॉन M इज इक्वल टू A3 अपॉन N इज इक्वल टू लैम्डा, जहाँ लैम्डा कोई भी वास्तविक संख्या जो है हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ L, M और N तो क्या थे बेटा, L, M, N तो क्या थे, डायरेक्शन कोसाइंस थे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। इस ए वेक्टर के ये थे। और A1, A2, A3 जो बन जाते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज बनते हैं। तो मतलब डायरेक्शन रेशियोज जो है वो किसी भी सदिश के कितने हो सकते हैं भाई, डायरेक्शन रेशियोज किसी भी सदिश के कितने हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। इसको लैम्डा को अलग अलग वैल्यूज लेते जाओ तो अलग अलग उसके जो है अनुपात बनते जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं कि मान लो मैंने एक सदिश ले लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। तो इसका बेटा अगर आपको L, M, N निकालने को बोले तो वो कितना आएगा बेटा, 1/√3।
इसका परिमाण कितना है, √3, तो ये होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे इसका ABC निकालने को पूछूं, ABC मतलब दिक् कोज्याएं, इसकी दिक् कोज्याएं पूछूं, ठीक है ना, तो इसकी दिक् कोज्याएं क्या हो सकती है बेटा, इसकी दिक् कोज्याएं होगी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे A1/1/√3 इज इक्वल्स टू A2/1/√3 इज इक्वल्स टू A3/1/√3 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो हमें ये पता है कि A1, A2, A3 सब बराबर तो होगा, इसे लैम्डा ही लिख सकते हो बेटा, 1/√3 सेम है। तो हम जैसे लिखना चाहें तो इसको 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप लिख लें, चाहे 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप लिख लें, या √2i कैप प्लस √2j कैप प्लस √2k कैप लिख लें, या -i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, कुछ भी लैम्डा की अनंत वैल्यू लिखोगे, इतने सारे अनंत जो है हमें दिक् अनुपात मिल जाएंगे। पर दिक् कोज्याएं जो होती हैं वो हमेशा यूनिक होती हैं, वो हमेशा एक ही होती हैं सदिश के लिए। दिक् अनुपात तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर दिक् कोज्याएं जो होती हैं वो एक ही होती हैं। समझ में आई बात? ये दिक् कोज्याओं से दिक् अनुपात जो है कैसे आता है। तो दिक् अनुपात बेसिकली जनरल फॉर्म में जो है लैम्डा मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, लैम्डा एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं दिक् कोज्याएं से, तो दिक् अनुपात हमें मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, ये इन दोनों के बीच में जो है अंतर होता है। चलिए अब बेटा कुछ जनरल चीज़ें जो हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर दो बिंदु दे रखे हैं, मान लो एक बिंदु है A1, A2, A3 और एक बिंदु है B1, B2, B3, ठीक है ना। तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले सदिश की दिक् अनुपात AB को जोड़ने वाले सदिश, भाई AB सदिश ही हो गया बेसिकली, के दिक् अनुपात क्या होंगे बताओ। तो भाई इनको जोड़ने से एक सदिश बन जाएगा। आप AB वेक्टर लिख सकते हो क्या बेटा? AB वेक्टर क्या होगा बताओ? B1 माइनस A1 I कैप प्लस B2 माइनस A2 J कैप प्लस B3 माइनस A3 K कैप होगा ना बेटा। तो I कैप, J कैप, K कैप के कोफिशिएंट होते हैं वही इसके DRs होते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं। DRs को क्या ले सकते हैं बताओ? B1 माइनस A1 B2 माइनस A2 B3 माइनस A3। अच्छा, क्या ये DRs जो होंगे बस इतने से ही होंगे कि और होंगे? अनंत हो सकते हैं, DRs अनंत होंगे, पर DCs जब भी होंगे तो वो एक सदिश के लिए एक जो DCs आएंगे 3 वो उसके यूनिक ही आएंगे हमेशा, है ना। तो DRs तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, पर कैसे दिखते हैं वो मैं फटाफट इसलिए बताता जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जैसे अब आपको लिखनी है, मान लो है ना, एक लाइन है L1, तो ऐसे लिखते हैं DRs ऑफ लाइन 1, ठीक है। DRs ऑफ लाइन 1 आर A1 A2 A3 ऐसे मान लो, ठीक है। एंड DRs ऑफ लाइन 2, दूसरी रेखा के लाइन 2 के DRs है B1 B2 B3। अच्छा, क्या मतलब हुआ बेटा DRs का? इसका मतलब हुआ ये एक लाइन 1 है और इसके पैरेलल एक सदिश दे रखा है। कौन सा सदिश है वो? A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और ऐसी एक और लाइन है L2, इसके समानांतर एक सदिश दे रखा है। कौन सा? B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब अगर हमें इन दोनों के मध्य कोण निकालना है, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस जो हैं इनके बीच का हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? थीटा जो है L1 व L2 के मध्य कोण है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा बेटा? cos थीटा कैसे निकलेगा बताओ? cos थीटा के लिए हम इन दोनों के जो समानांतर सदिश हैं इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्योंकि A1 डॉट A2 परिमाण ऑफ A इंटू परिमाण ऑफ B इंटू cos थीटा होता है ना, तो परिमाण से भाग दे देता हूँ। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये दो सरल रेखाओं के मध्य अगर कोण निकालने, कब निकाल सकते हैं? जब हम उन दोनों सरल रेखाओं के समानांतर हमें सदिश पता है, उनके डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। अच्छा, यदि L1 लंबवत हुई L2 के, तो इसका मतलब cos थीटा 0 होगा। अच्छा, cos थीटा 0 कब होगा बेटा? जब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, यदि L1 L2 समानांतर हुए तो समानांतर होने का क्या मतलब होगा बेटा, कॉस थीटा या तो 0 या पाई होगा, है ना, थीटा 0 या पाई। तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि A1/B1 बराबर A2/B2। ये जो सदिश हैं इनकी जो द्विक अनुपात है, इनका जो रेशियो होगा वो सब प्रोपोर्शन में होगा, बराबर A3/B3 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लंबवत व समानांतर रेखाएं भी इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया दिक् अनुपात क्या होता है और दिक् कोज्या क्या होती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जनरल हम इनमें। तो पहला क्वेश्चन ये पढ़ने के बाद, यदि एक सदिश x, y व z के साथ समान अक्षों के साथ समान कोण बनाता है, यदि एक सदिश x, y, z एक्सिस के साथ, है ना, समान कोण बनाता है। बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। तब उस सदिश की दिक् कोज्याएं व दिक् अनुपात ज्ञात करें। व दिक् अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक सदिश x, y, z तीनों अक्षों के साथ समान कोण बनाता है, मतलब उसके जो दिक् कोण है वो मैं थीटा मान लेता हूं। समझ में आई बात। एक सदिश के जो दिक् कोण है उनको मैं थीटा मान लेता हूं। तो इसका मतलब L का मान cos थीटा, M का मान cos अल्फा ले लो, चलो cos अल्फा, और N का मान भी cos अल्फा होगा, तभी ना सेम एंगल बना रहा होगा। और हम ये जानते हैं कि L² प्लस M² प्लस N² होता है 1 के बराबर, मतलब 3 cos² अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से क्या cos अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगी बेटा। तो उसके जो डीसीज आ रहे हैं वो क्या आएंगे, या तो उसके डीसीज 1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3 होंगे, या फिर उसके डीसीज माइनस 1/√3 कामा माइनस 1/√3 कामा माइनस 1/√3 होंगे। तो इसका मतलब एक नहीं दो सदिश ऐसे होंगे, ऐसे दो सदिश हो सकते हैं जो x, y, z के साथ जो है समान कोण बनाएंगे। एक बार तो तीनों अक्षों के साथ न्यून कोण बन रहा होगा, क्योंकि cos अल्फा जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब न्यून कोण, और एक बार अधिक कोण बन रहा होगा जिससे cos अल्फा नेगेटिव आ रहा है। और अगर मैं drs की बात करूं तो क्या drs को मैं a लिख सकता हूं, और a क्या होगा भाई, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, जीरो को छोड़कर मान लेते हैं भाई, जीरो कर देंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचेगा, है ना, क्योंकि drs जो है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, बस उनका जो अनुपात है उसमें होगा। अब चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे 1 1 1 लिखो, चाहे -1 लिखो, चाहे 2 2 2 लिखो, चाहे माइनस 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 में लिखो, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं drs तो उसके अनंत होंगे और उसके जो डीसीज होंगे वो या तो ये होंगे या ये होंगे। समझ में आ गई बात कैसे करना था। चल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है भाई, अब जैसा मैं बोल रहा हूं खुद भी करके देख ले अपन कोई क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 2 में एक सरल रेखा की दिक् कोज्या डीसीज, एक सरल रेखा L के डीसीज, डीसी मतलब दिक् कोज्या ज्ञात करें यदि L
L1 व L2 के लंबवत है, जिनकी DRs क्रमशः 1 2 3 व -2 1 4 है। ठीक है, हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, हमें एक सरल रेखा के डीसीज ज्ञात करने हैं यदि वो सरल रेखा L1 व L2 के लंबवत है। लाइन L L1 L2 दोनों के लंबवत है। ठीक है ना, तो ऐसा समझो बेटा, अगर ये दो लाइन है, ऐसे देखो, ये दो लाइन, ये L1 है और ये L2 है ना, ये दो लाइन है। अब L1 और L2 के तीसरी लाइन लंबवत है। तो बेटा जब दो लाइनों के लंबवत हमें दिशा चाहिए होती है तो क्या वो क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाती है? अच्छा, L1 जो लाइन है उसके DRs पता है, क्या मतलब हुआ इसका? ये जो L1 है इसके समानांतर एक वेक्टर पता है 1, 2, 3, और ये जो L2 लाइन है इसके समानांतर एक हमें वेक्टर पता है -2, 1, 4। तो क्या मैं L1 और L2 के परपेंडिकुलर दिशा में जा सकता हूँ? ठीक है ना, तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कैसे आएगा बताओ? I कैप, J कैप, K कैप, इसकी दिशा हमें मिलेगी क्रॉस प्रोडक्ट से 1 2 3 -2 1 4। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत सिंपल सी चीज है, L1 L2 दोनों के लंबवत दिशा में हम इस वेक्टर और इस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से A क्रॉस B से जा सकते हैं। तो जरा चेक करें ये कितना आता है बेटा। I कैप के साथ 4 2 8 -3 5 -J कैप, ठीक है, -J कैप 4 और 6, तो 10 प्लस K कैप, K कैप आएगा 1 + 4 5। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है क्या वो 5I कैप -10J कैप प्लस 5K कैप हो गया। अच्छा, अब हमें जो लाइन चाहिए, मतलब हम उस लाइन के डीसीज ज्ञात करना चाहते हैं। तो बेटा जो डीसीज होंगे, अच्छा उसको फाइंड करना मतलब हमें उसके परिमाण से तो भाग देना ही है। तो जब हम एन वेक्टर को उसके परिमाण से भाग देना ही चाहते हैं, यूनिट वेक्टर, तो इसमें से हमने देखा था डीआर तो इन्फिनिट हो सकते हैं। तो कुछ लैम्डा अगर कॉमन आ जाए, इसको हम थोड़ा छोटा कर ले तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो क्या मैं इसको आई कैप -2J कैप प्लस K कैप भी लिख सकता हूँ, है ना? लैम्डा कॉमन निकालने से दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेटा जो डीसीज होंगे, अब ध्यान से सुनना, क्या होंगे वो डीसीज, चलो बताओ। इसका परिमाण कितना आएगा बेटा? √4 5 1 √6 के बराबर आएगा। अब ध्यान दो, दो लाइनों के लंबवत A क्रॉस B भी दिशा हो सकती है और B क्रॉस A भी हो सकती है। तो एक वेक्टर ऊपर भी आएगा इकाई सदिश और एक वेक्टर नीचे भी आएगा। तो उसके जो डीसीज लब मैं लिखूंगा, तो बेटा डीसीज क्या लिखूंगा बताओ? 1/√6 -2/√6 1/√6। ठीक है, या फिर 1/√6 या फिर उसके डीसीज -1/√6, चौकी उतरी ढंग से, -1/√6 2/√6 -1/√6। सिर्फ दिशा का फर्क है। क्या किया, आपको समझ में आया क्या? मैंने बोला ना, दो लाइनों के लंबवत A क्रॉस B और B क्रॉस A। मैंने अभी तो A क्रॉस B किया, पर मुझे पता था कि B क्रॉस A सिर्फ दिशा बदलनी, तो सिर्फ साइन चेंज करना है। और क्योंकि डीसीज चाहिए थे, तो ऐसे मत सोचना कि एक लाइन के दो डीसीज कैसे हो गए। बेटा लाइन के डीसीज का क्या मतलब है, देखो, अब ये सदिश भी इसके समानांतर है और इसकी दिशा उल्टी कर दो तो ये सदिश भी इसके समानांतर है। तो अगर लाइन के समानांतर वेक्टर सोचो तो बहुत सारे, पर लाइन के पैरेलल वेक्टर्स का डीसीज अगर निकालो तो दो ही आएंगे, या तो उसके एक इस तरफ और या एक उसकी उल्टी तरफ, है ना? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो आंसर होंगे वो या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। ठीक है, और डीआर अगर बोला होता तो यही आंसर हो सकता था, या इसमें लैम्डा गुणा कर दो, लैम्डा -2 लैम्डा कॉमन लैम्डा, तो डीआर तो अनंत हो सकते थे। समझ में आ गई बात? तो इससे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डीआर्स में और डीसीज में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें अगला जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो था, दो सरल रेखाओं की दिक् कोज्याएं निम्न संबंध से जुड़ी हुई हैं।
L प्लस M प्लस N बराबर 0, एक समीकरण, एक संबंध, और 2LM प्लस 2LN माइनस NM बराबर 0। ठीक है, तब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वो दोनों सरल रेखाओं की जो दिक् कोज्या हैं वो ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तब उन दिक् कोज्याओं को ज्ञात करें। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। कैलकुलेशंस आती है, ध्यान से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। वो कह रहा है दो अलग अलग सरल रेखाएं हैं, उन सरल रेखाओं की दिक् कोज्या L1 M1 N1 L2 M2 N2 वो दोनों इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करती हैं। साथ ही साथ में एक तीसरी समीकरण हम जानते हैं, L² प्लस M² प्लस N² जो होता है उनका योग 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं पहली इक्वेशन लेता हूं और यहां से मान लेता हूं n की, किसी की भी एक की, जैसे n की वैल्यू -L -M आएगी, और इसको मैं 2 में रख देता हूं। ठीक है ना, इसको मैं इस वाले समीकरण में रखता हूं, तो क्या बनेगा मेरे पास 2LM माइनस 2L, n की जगह माइनस आया था ना, L प्लस M। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n की जगह L प्लस M इंटू M बराबर 0। 2LM माइनस 2L² माइनस 2LM, ये कट जा रहा है, प्लस LM प्लस M² बराबर 0, या 2L² माइनस LM माइनस M² बराबर 0। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ना आप फैक्टर कर सकते हो बेटा, गुणनखंड बना सकते हो, माइनस 2LM प्लस LM माइनस M² बराबर 0। इन दोनों में से अगर 2L कॉमन तो L माइनस M, और इसमें से अगर M कॉमन ले तो L माइनस M बराबर 0। ठीक है, तो क्या फैक्टर आ गया बेटा, L माइनस M इंटू 2L प्लस M बराबर 0। तो पहला मैं हल करता हूं L बराबर M के लिए। ठीक है, मैं मान लेता हूं L और M बराबर है। अच्छा, L और M अगर बराबर है तो इस वाले समीकरण में अगर मैं रख दूं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2L के बराबर हो जाएगा, n की वैल्यू माइनस 2L हो जाएगी। और साथ ही साथ में मुझे पता है L² प्लस M² प्लस N² का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, अच्छा m की जगह मैं l रख दूंगा, L² प्लस L² और n की जगह मैं 2L रखूंगा, तो 4L² बराबर 1। सही है, n की जगह 2L, 2 का वर्ग 4, तो 6L² बराबर 1। तो L बराबर या तो 1/√6 आएगा या L का मान -1/√6 आएगा। ठीक है, अच्छा जब L 1/√6 है तो M भी 1/√6 होगा, और n जो होगा वो -2L होगा, -2L मतलब -2/√6। तो एक सरल रेखा की दिक् कोज्याति हो गई, और जब L -1/√6 होगा तब M जो होगा वो भी -1/√6 होगा, और n की वैल्यू +2/√6 आएगी। ठीक है, तो ऐसा मान लो ये लाइन 1 की दिक् कोज्या हो गई, ये लाइन 2 की दिक् कोज्या हो गई। समझ में आ गई बात बेटा? अच्छा, अब सेकंड केस ऐसा भी तो हो सकता है कि L M बराबर जो है M बराबर -2L है। अच्छा, इधर रख देता हूं M की जगह -2L, तो n कितना हो जाएगा बेटा, n बराबर -L और +2L, तो यहां से n बराबर L आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से मैं L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1 का इस्तेमाल करता हूं, L² इन्हें देता हूं, M की जगह 2L रखूंगा तो ये 4L² हो जाएगा, प्लस L² बराबर 1। तो यहाँ से फिर से L की वैल्यू या तो 1/√6 आएगी या L की वैल्यू -1/√6 आएगी। अच्छा, L और N इक्वल थे, यहाँ से N हो जाएगा 1/√6, यहाँ N हो जाएगा -1/√6। ठीक है, और M कितना है, -2 है, तो यहाँ से M हो जाएगा -2/√6 और यहाँ M हो जाएगा +2/√6। तो या तो उन दोनों सरल रेखाओं की दिक् कोज्याएं ये दोनों होंगी या ये दोनों होंगी, है ना, अलग अलग, मिक्स मत करना। दो आंसर हो सकते हैं, L1 L2 की दिक् कोज्या ये दोनों हो सकती है या L1 L2 की दिक् कोज्या ये दोनों हो सकती है। समझ में आ गई बात बेटा? तो अपन को ये वाली जो कंडीशन है ना, इसका ध्यान रखें, ये एक एक्स्ट्रा तीसरी कंडीशन दे नहीं रखी, पर वो मान के चलते हैं कि हमें पता है, क्योंकि ये सभी सरल रेखाओं की दिक् कोज्याओं के लिए ये जो संबंध है ये वैलिड होता है। ठीक है बेटा? बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल
या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुँचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।